अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई और आज कौमी असम्बली का सेशन हुआ जिसको फातह ख़्वानी के बाद मुलतवी कर दिया गया और अब दोबारा 28 तारीख को बुलाया गया है। देखना यह है कि वोटिंग किस दिन होती है। वोटिंग का सबको इंतज़ार है और जितनी जल्दी ये मामला निपटा दिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि हुकूमती मामलात, रियासती मामलात सभी रुके हुए हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर। यकीनन पंजाब में भी एक बेचैनी है, मौशी एतबार से भी मामलात सेटल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल है कि क्या हुकूमत जा रही है, क्या प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। अपोजिशन की तरफ से लॉन्ग मार्च, पीडीएम का एहतजाज, जलसों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल पीएमएलएन का काफिला लाहौर से रवाना होगा और इस्लामाबाद उनकी मंजिल होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परसों हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया हुआ है और इस जलसे के लिए पीटीआई की तरफ से क्लेम किया गया है कि जी 10 लाख लोग वहां पर मौजूद होंगे और ये तारीखी जलसा होगा। जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई वाज़े ऐलान नहीं किया गया है। वाज़े क्या, कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। बस यही लगता है कि कभी हुकूमत की तरफ हैं तो कभी अपोजिशन की तरफ हैं। वैसे हुकूमत की तरफ होने के उनके इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन से उनके मामला ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि अपोजिशन ने कुछ ना कुछ ऑफर करना है। जो इत्तेहादी चाहते हैं तो इत्तेहादी अपोजिशन का साथ देने को तैयार होंगे, लेकिन अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। और जो पहले प्रेडिक्शंस होती रही हैं कि 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे वगैरह वगैरह, वो सब सिर्फ बातों की हद तक थे। और ये भी हकीकत है कि असल में होना क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, कोई कुछ प्रेडिक्शन कर देता है, कोई कुछ कर देता है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जी सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम होंगे। वहां पर एफसी को भी कॉल किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। आने वाले दिनों में क्या होगा इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों से हमारी डिस्कशन का बाकायदा आगाज होगा एक वक्फे के बाद। अभी हम लेते हैं एक वक्फा, मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने। शैला साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो साहब ने। सैफुल्लाह साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया जी। शैला साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग मुमकिन तौर पे जो अब 28 तारीख को इजलास बुलाया गया है उस रोज तो नहीं होगी, और अगर उस रोज नहीं होती है और अगले 2-3 दिन में हो जाती है तो उस पर कोई आपको एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि आज मुलतवी इजलास को कर दिया गया और इजलास को मुलतवी जिन ग्राउंड्स पे किया गया उसका रेफरेंस भी दिया स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने। लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की तरफ से तो उस पर एतराज भी किया गया। बिलावल साहब ने भी कहा, उन्होंने रेफरेंस दिया कि जी इस तरह हमारे दौर में भी हो चुका है, लेकिन हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है वो हमने निभाई है। तो अगर ये मंडे से आगे चला जाता है मामला, उस पर बहस शुरू हो जाती है लेकिन वोटिंग आगे जाकर होती है, तो उस पर आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया मुमताज। एक तो आपके प्रोग्राम में मैं आई और मुझे अपने भाई से भी मिलना जो है वो शर्फ हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने 10 साल एज डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। जब कोई ऑर्डर ऑफ द डे पे एजेंडा आ जाता है तो फिर उसके लिए एक अच्छे स्पीकर की निशानी ये है कि अगर वो उसको डेफर कर रहा है तो हाउस की परमिशन ले। एक तो ये बात है, ठीक है, हाउस से इजाजत ले। वो ये आज ले नहीं सकते थे क्योंकि इनकी गिनती पूरी नहीं थी। सेकंड ये कि आईने पाकिस्तान जो है कम्स फर्स्ट, यानी कि आईने पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम है और जो आपके कस्टम्स हैं वो कस्टम्स हैं। और देखिए, ये वाला कस्टम कि हमारा कोई सिटिंग मेंबर जो है उस की रज़ाए इलाही से जो है वो वफात हो जाए या कोई भी तरीके से वफात हो जाए, तो ये एक कस्टम है कि उस सिटिंग मेंबर की एजाज में उसके पुरसे के लिए या जो भी है तो उस दिन एडजर्न कर देते हैं। लेकिन ये कस्टम है। तो ये जो
तहरीक है, ये आईनी कदम है। अगर आप 1 घंटे के लिए एडजर्न करके दोबारा बुला लेते, और नहीं भी करते तो कस्टम है ना, आपने उनकी फातिहा कर दी तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब अगर इन्होंने ये कह दिया है, रूलिंग दी है, ये स्पीकर का बोलना जो होता है ये रूलिंग होती है। अब ये 28 को नहीं भाग सकते कि उसको आगे ले जाएं, लेकिन अब इसके लिए आपको एक कानूनी मदद लेनी होगी कि रिक्वेजिशन के ऊपर ये इजलास था, तो क्या उस दिन 28 को क्या उसके साथ एजेंडे में कोई और भी आइटम का इजाफा हो सकता है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि 3 डेज मजीद दिए जाएंगे, और 7वें दिन तो इनको फिर करना ही है कि उस पर फिर वोटिंग करा ले। और जो है आपने तो शैला साहबा कोई कहा कि ऐसी- नंबर्स इनके पूरे नहीं थे, नंबर्स तो आपके भी पूरे नहीं थे। आपके जो अपोजिशन के आज मेंबरान मौजूद थे वो 172 नहीं थे। इसमें 2 को बताया जा रहा है कि कम थे, एक का कोई रीजन भी था और बाकी नहीं, लेकिन हम फिर भी पूरे थे और हमें कोई मसला नहीं है, किसी वजह से वो नहीं थी। 3 लोग नहीं थे। अली गौहर बलोच साहब, अब मुझे 2 की पता है। जी अली गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ से कोई इतला है कोई, या आपको भी अभी तक नहीं मालूम है कि इत्तेहादियों ने क्या फैसला किया है? क्योंकि इत्तेहादी जिस तरफ जाएंगे और वही कामयाब होगा। अगर हुकूमत की तरफ जाते हैं तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी, अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली मुमताज, इस चीज के 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी इमरान अहमद न्याजी साहब जो है वो अक्सरियत हाउस की खो चुके हैं। एक तो ये है कि उनके पास अब 172 का फिगर नहीं है और वो एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं रहे। तो अब उनका कानूनी तौर पर और अखलाकी तौर पर वो सिर्फ चिमटे हुए हैं अपने ओहदा के साथ। अदरवाइज उनकी हाउस में मेजॉरिटी नहीं है। उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ अदम इत्मीनान कर चुके हैं, और साथ ही साथ अगर आज उनको एतमाद का वोट लेना पड़े तो बेशुमार उनके पार्टी के अरकान हैं जो उनको एतमाद का वोट नहीं देंगे। दूसरी बात ये आ जाती कि हमने तहरीक अदम एतमाद मूव की हुई है, तो जाहिर है हमारे पास अक्सरियत है। मैं 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर भी जा रहा हूं, और एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इन अरकान को वोट डालने से जो है वो रोका नहीं जा सकता कानूनी तौर पर। शैला रजा साहिबा यकीनी तौर पर इन चीज़ों को समझती हैं, चूँकि इन्होंने डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और वोट कास्ट करने के बाद हाँ, वो उस चीज़ की ट्रांसलेशन जो है वो मतलब वजाहत सुप्रीम कोर्ट करेगा कि किस हद तक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार तो आइन और कानून में है कि स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेज सकता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास भी पता नहीं 60 या 90 डेज हैं, वो उसमें कार्रवाई करके फैसला करेगा। तो इसमें किसी चीज़ को, हाँ, जिस तरह से अब स्पीकर साहब जो हैं वो मतलब है कि आगे इमरान अहमद न्याजी साहब के जिस तरह से कि वो बायस्ड उनका तरीका है, और पहले भी लेजिस्लेशन जितनी भी उन्होंने की है हाउस के अंदर आपने देखा है कई ऐसे मौके आए कि उन्होंने आइन और कानून को रौंद के पूरे निज़ाम को बिल्डोज करके की। और जिस तरह से वो कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी स्पीकर ने इस किस्म का किरदार अदा नहीं किया। ये तो कहते थे, देखे ना, क्रिकेट के हवाला देते थे खान साहब, क्रिकेट के भी कुछ रूल्स हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के भी कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स के तहत ही आप चल सकते हैं। ये अब 2.5 महीने के करीब टाइम हो गया कि इन्होंने असेंबली का सेशन नहीं बुलाया। फिर दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो मतलब है कि ये कहते हैं कि हमारे मेंबर फौत हो गए थे, तो मतलब है वो तो उसके लिए 2.5 महीने में किसी भी दिन ये बुला सकते थे। इन तमाम बातों से जाहिर ये होता है कि जिस तरह से डस्का के मौका के ऊपर ये, ठीक है, मैं सैफुल्लाह साहब की तरफ जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब, आपने इत्तेहादियों का नहीं बताया पर भी ये एक्सपोज हो रहे हैं और राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कानून और आइन इनको फरार का रास्ता नहीं देगा। और अब 7 डेज में इंशाअल्लाह ताला आने वाले डेज में कोई ना कोई मंतकी नतीजे पर ये इत्तेहादियों का तो बता दें अली गौहर बलोच साहब, इत्तेहादी किस तरफ? इत्तेहादी इंशाअल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। आपने देखा है कि एमक्यूएम के जरदारी साहब के साथ भी और बिलावल साहब के साथ भी कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स रहती हैं, लेकिन वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगी। इत्तेहादी जो है वो भी हमारे साथ आएंगे। इत्तेहादियों के अलावा भी हमारे पास अक्सरियत है।
ठीक, सैफुल्लाह साहब आपकी तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अभी ये रिसेंटली कहा है कुछ लोगों से मुलाकात में कि जी मेरे पास एक आखिरी कार्ड है और सरप्राइज दिया जाएगा, तो उसको रिलेट कर रहे हैं लोग उस स्टेटमेंट से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हम पहले सुन चुके हैं। 2013 के इंतखाबात से पहले उन्होंने कहा था क्लीन स्वीप होगा, आप लिख लेंगे। अब भी कहते हैं लिख लें आप, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। फिर 2018 में उन्होंने कहा था कि जी 2/3 अक्सरियत से हम कामयाब होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या ये उसी तरह की स्टेटमेंट है जिस पर बाद में फिर यू टर्न ले लिया जाएगा, या कुछ वाकई में करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि ऑप्शंस तो उनके पास बहुत महदूद रह गई हैं। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखिए ऐसी तो कोई बात है नहीं ना, जो आप कह रहे हैं कि कोई यू टर्न होगा या कोई आखिरी कार्ड है, वो तो हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपको पता है कि अपोजिशन ने मूव किया है ना, उन्होंने फाइल किया है। अभी जैसे बलोच साहब कह रहे हैं बैठ के कि भाई इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ये नहीं है। देखिए मेजॉरिटी इनके पास क्या थी, अभी जो ये कह रहे हैं कि हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, तो आपने देखा था ना जब 2021 मार्च में इलेक्शन हुआ और गिलानी साहब जीते थे इलेक्शन, तो उसके बाद खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। उन्होंने उससे विद इन 2 or 3 डेज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो जब हमारे पास हमारी पार्टी मूव करेगी तो हम अपने मेंबर्स भी शो करेंगे। अभी तो अपोजिशन ने मूव किया है, ये अपोजिशन की ज्वाइंट अपोजिशन की एक कोशिश है, तो ये उनको साबित करना था। आज आपने देखा कि उनके 159 मेंबर आए, आज भी उनके 3 मेंबर नहीं आ सके। अच्छा, जहां तक बात है इनका जो इनकी उम्मीद है वो इत्तेहादियों में है ना, कि इत्तेहादी आएंगे, इत्तेहादी इनके साथ आएंगे, आज तक तो नहीं आए। 25 तक इनकी ख्वाहिश थी, सबकी कोशिश थी कि 25 को अनाउंस करेंगे। जो भी हमारे अलाइज हैं, एमक्यूएम हो गई, आपके इत्तेहादियों के साथ अभी कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं या जितनी बात होनी थी हो चुकी? किससे? इत्तेहादियों से। देखिए इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं ना, आज तक हमारे साथ खड़े हैं ना, इनके साथ तो नहीं गए ना। ये तो हमें तो अभी भी यकीन है। आप जो कह रहे हैं कि खान साहब क्या, देखें जब वोटिंग होगी तो इनको पता लग जाएगा। अभी तो 6-7 दिन की बात है, ज्यादा बात भी नहीं है ना। मंडे को इजलास है, मंडे के बाद उसके विद इन 7 डेज सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना है ना। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, तो वो हो जाएगा। आज तक तो इत्तेहादी इनके साथ नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा इनकी उम्मीद लगी हुई है, जो हमारे कुछ लोग हैं जो पार्टी से नाराज थे और इनकी उम्मीदें उसमें लगी हुई हैं कि भाई वो हमारे, अच्छा वो इनके एक्चुअली ट्रम्प कार्ड हैं। अपोजिशन समझती है कि वही जो हमारे लोग हैं जो हमसे नाराज हो, तो आपका ट्रम्प कार्ड क्या है, यही तो हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ट्रम्प कार्ड क्या है। ऑपोजिशन का तो समझ में आता है कि इत्तेहादी हैं। वो तो देखे ना, बात ये है कि वो तो पीएम साहब अथॉरिटी है ना, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अपनी कोई बात बता सकूं। वो तो पीएम साहब को पता होगा। लाजमी सारी मीडिया लगी हुई है, आप लोगों के भी अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे अपने एक्सपर्टीज वो दिखाते हैं, देते हैं, तो वो देखा जाएगा कमिंग वीक में। वो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं ना। लेकिन आप एक चीज देखें ना, आप थोड़ा चले जाए ना, जब 133 लाहौर में इलेक्शन हुआ था, जब परवेज मलिक साहब फौत हो गए थे, आपने देखा था कि अली परवेज मलिक साहब कितनी वहां शिकायतें करते थे कि पीपल्स पार्टी हमारे लोगों, आम वोटर था, वो वीडियोस आई थी। उन्होंने कहा कि 2-5 हजार रुपए देके लोगों को वोट जो खरीद रहे हैं वो कोई गिल था इनका जो है वहां उम्मीदवार। तो आपने देखा था ना, आम वोटर पे उनको तकलीफ हो रही थी। अभी सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी जमहूरियत भी इनको याद नहीं है, कोई और चीजें भी याद नहीं है, लेकिन अली परवेज मलिक अभी भी मौजूद हैं, शाइस्ता परवेज मलिक साहब अभी बैठी हैं। तो जो उनके इलेक्शन में शैला साहब, इस्तीफे पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, वजीर आजम साहब ने जिस चीज की भी बात की है, बहुत जोर देके उससे यू टर्न लिया है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर वो बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा तो इस्तीफा देंगे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक बात की इन्होंने, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ये मिनिमम एजेंडे पे जो है ये हमारा एक इत्तेहाद बना है। हमने हमेशा यही कहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जब पीडीएम भी थी तो गिलगित बल्तिस्तान में हमने मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। जब इलेक्शन होता है इस तरह की बातें होती हैं। पीएमएल-एन की भी ये बातें सामने आई थी और उनकी भी वीडियो आई थी। मैं खुद NA 133 में डोर टू डोर वर्क कर रही थी, मुझे मालूम है हमने कैसे वोट लिए हैं। हमारा ये कहना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी भी आपके साथ हैं और आपके लोग भी आपके साथ हैं, तो कितना खींचेंगे इसे? बुलाएं जल्दी से, रमजान से पहले फारिग करें
और अल्लाह सब अपने अपने घर जाएं करके, हम तो मुतमईन हैं। डिले क्यों हो रहा है शैला साहिबा, आपकी नजर में क्या वजह है? वो इमरान साहब समझते हैं कि कुछ वो नफ्सियाती दबाव डालेंगे। उनको ये ख्याल है कि जैसे पीटीवी पे हमला किया था और अपनी प्रोसिक्यूशन की वजह से वो बच गए, वो अभी तक उसी ख्यालों में है कि वो हम यहाँ तक पहुंच गए और ये ऐसे नहीं गिरेगा, वहां तक पहुंच जाओ। दोनों ख्याली पुलाव पका रहे थे, सबका सदर और सबका वजीर आजम, अब तो सबका ही हो चुके। और वो जिसके लिए अभी ड्रोन मांग रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के लिए उसके फोन का इंतजार कर रहे थे, तो वो समझ रहे हैं कि ऐसा ही मैं कोई इनकलाब ले आऊंगा और ऐसा जलसा करूंगा, यूं हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पीएम का, ये एमएनएज हैं जिनको अवाम ने इसलिए मुंतखब किया था कि जो वादे हैं उनके लिए उसके हिसाब से आसानियां पैदा की जाएं, और ये वादे क्योंकि उनके एमएनएज देख रहे हैं नहीं पूरे हुए, तो अपना इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो यही है। बाहर चाहे 20 लाख आदमी जमा कर लें। अभी इनको वीडियोस तो नजर आई होंगी जो चल रही हैं, मंसूर अली खान ने भी दिखाई कि 6-6 हजार दे रहे हैं और कह रहे हैं आ जाओ। वही NA-133 आपको याद होगा, वहीं का एक बंदा है जो कह रहा है। अच्छा शैला साहिबा, रूलिंग अगर स्पीकर साहब रूलिंग दे दें और कह दें जी वोट हम रिजेक्ट करते हैं इन अरकान असेंबली के, जिनके बारे में पहले पता चल चुका था कि ये दूसरी तरफ जा चुके हैं और उनको हमने शो कॉज नोटिस भी दिए थे, तो क्या ये रूलिंग चैलेंज हो सकती है? वो दे नहीं सकते। वैसे वो एक अच्छे स्पीकर नहीं है, बाइस्ड है, वो नहीं दे सकते। जो काम इलेक्शन कमीशन का है वो इलेक्शन कमीशन को करना होगा। जब कोई एमएनए वोट डाल देगा तो उसका पार्टी का लीडर उसको बुलाएगा, उससे बाकायदा वजाहत लेगा। जब वो वजाहत दे देगा तो वो स्पीकर को बताएंगे जो कि नॉमिनेटेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कि इसने ऐसा किया। तो ये बता देने के 2 दिन के अंदर स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 30 दिन में फैसला करेगा, और अगर वो फैसला जो है वो मेंबर समझता है कि उसके खिलाफ आया है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, और वहां से 90 दिन में आएगा। बाहिर तो ये 30 और 90 दिन है, लेकिन जो हमारी अदालतें जिस तरह चलती हैं और इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह चलता है, पार्टी फंडिंग के 7 साल हो गए, और अब तो ये भी सामने आ गया कि असद कैसर साहब यहाँ नहीं बल्कि असद कैसर के अलावा 3 गवर्नर वो भी हैं जिन्होंने पार्टी के फंड्स को अपने लिए भी इस्तेमाल किया। तो अब एक आदमी तो मुख्तलिफ तरीके से मसाइल का शिकार नजर आ रहा है। इस पे फैसल करीम कुंडी साहब ने शैला साहिबा ये कहा था हम स्पीकर को सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं आप, क्या इरादा है आपका? देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और स्पीकर फैसल करीम कुंडी भी जो है डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, और स्पीकर के खिलाफ भी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम ला सकते हैं। लेकिन पहला हमारा हदफ जो है वो वजीर आजम है, और ये स्पीकर साहब के ये इख्तियारात ही नहीं है जो वो करें, और कोई भी ताकत जो है वो वोट देने से नहीं रोक सकती। और ये तो फैसला उसी वक्त हो जाएगा जब ये कहा जाएगा, जैसे ही रेजोल्यूशन जो है वो टेबल होगी, कि वो लोग जो कि इस रेजोल्यूशन के हक में वो दाएं जाने हो जाएं, तो जो तादाद आएगी ये गिनते रह जाएंगे, तो उसी वक्त पता चल जाएगा, और उनको नेज वाले डोर से जाना होगा, और जैसे जैसे मेंबर जाता रहेगा गिनती होती रहेगी। ये तरीका है, ये वो तरीका नहीं है कि सेनेट में जब खड़े हुए तो मरे हुए थे और जब हिडन वोटिंग हुई तो वो जिंदा जमीर हो गए। ठीक, अली गौर बलोच साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या अगर वजीर आजम होंगे तो सिलेक्टेड वजीर आजम होंगे या इलेक्टेड वजीर आजम होंगे? जाहिर है आपने देखा कि जो 2018 का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के फौरी बाद जितनी भी मुतहदा अपोजिशन है, इन्होंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था कि 2018 के इलेक्शन सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन है। अब तो नून लीग या पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन की पार्टी के पास जो सीटें बची हैं वो धांधली के बाद बाकी बची हैं ना। मतलब है कि हम तो ऑलरेडी जो है, और उसके बेनिफिशियरी कौन थे? वो न्याजी साहब थे। और वो कौन लोग थे? वो आप इनकी पार्टी के अंदर पहली 2 लाइनें देख लें, बाकी लोग देख लें, सारे वो चेहरे या परवेज मुशर्रफ के नजर आते हैं, या कुछ डरा धमका के जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से गए थे वो आपको नजर आते हैं। तो हम तो वो लोग रह गए बाकी जो कि ऑलरेडी इलेक्ट होके आए हैं। जब हम सिलेक्टेड का लफ्ज बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो 2018 के इलेक्शनों की एमएनए की सीट के ऊपर जो धांधली
किस तरह से हमारी पार्टी। लेकिन अली गौर बलोच साहब, आपकी जमात के पास भी तो 2/3 अक्सरियत नहीं है ना, आप तो अपोजिशन के साथ मिलके सब इकट्ठा करके एक आपका कलेक्टिव ये एफर्ट है, तो उसमें तो फिर सिलेक्टेड ही होंगे ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। क्यों होंगे? ऑपोजिशन नॉमिनेट नहीं, कर रहे हैं। देखे ऑपोजिशन जब हाउस एक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जितने भी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अगर वाज़ेह अक्सरियत ना हो तो दायरे इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं। ये पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है इसी तरह से ही होता है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब के पास कौन सी सादा अक्सरियत है, और आप बिलखसूस इनकी पंजाब की हुकूमत देख लें, वो तो आजाद अरकान है जिन्होंने इनकी सपोर्ट की थी, वहां पर तो अक्सरियत नून लीग की थी इनकी धांधली के बावजूद। और इनकी धांधली डस्का में एक्सपोज हुई, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें सर्टिफाइड वोट चोर डिक्लेयर किया। मतलब हर चीज एक्सपोज होती है। ठीक, तो बात मैं वक्फे पे जाने से पहले जरा क्विकली आपसे भी और शैला साहिबा से पूछना चाहूंगा कि आपके फिर सदर जो हैं वो फजलुर रहमान साहब होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब? वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं सदारत का उम्मीदवार नहीं हूँ, और अगर ये तुरुक का पत्ता नहीं बता रहे तो हम इतनी आगे की बातें आपसे कैसे करेंगे। अच्छा चले, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। सैफुल्लाह साहब, आपसे इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन एक अगर क्राइसिस सिचुएशन हो कि जहां पर हुकूमत भी जा रही है, मुल्क भी मौशी एतबार से हम देख रहे हैं कि एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुछ चीज क्लियर नहीं है, इस वजह से हर चीज रुकी हुई है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। एक तो ये कि क्या आप नहीं समझते कि इसको, इस मामले को फौरी तौर पर निपटाना चाहिए, और पहले OIC का इजलास था, इसकी वजह से ताखीर समझ में आती थी, वो OIC का इजलास भी हो गया, तो अब इसको डिले करके मामलात को मजीद बिगाड़ने से बेहतर है कि इसको जल्द अज जल्द मामले को लपेटा जाए और जो भी कुछ होना है वो हो जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ से सब निकल चुका है और फिर बाद में सड़कों पर आकर एहतजाज करना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मैं बाद में बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, तो इससे बेहतर है कि मामलात को पहले ही इस्तीफा दे के रिजॉल्व कर लें। देखें जी, इस्तीफा का क्या मतलब, ये अपोजिशन की डिमांड है या मतलब यहाँ आपकी डिमांड है? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मेरी डिमांड है। अच्छा, मैं ऐसे समझा। देखिए, बात ये है, जहां तक आपने कहा ना कि डिले OIC कल 24 को जो है खत्म हुई है, सारे वो डेलीगेशंस गए हैं, आज इजलास काल हुआ, और आज इजलास काल हुआ। हमेशा यही होता है, जब भी किसी मेंबर की डेथ होती है तो उसी दिन कोई भी और बिजनेस नहीं होता। सेनेट में भी ऐसे होता है, प्रोविंशियल असेंबली में ऐसे होता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, डिले कौन सी हुई। हाँ, ये अपोजिशन कह सकती है, मीडिया अपना क्यों ऐसा कोई मतलब डिले तो खैर सैफुल्लाह साहब चल रहा है ना, कि जब जमा हुई तहरीक अदम एतमाद। नहीं हो सकता ना, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई इशू नहीं, हम क्यों रिजाइन करें भाई। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है ना, अभी वो लाजमी है, मंडे को सेशन कॉल किया है स्पीकर साहब ने, तो वो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि विद इन 3 डेज, आज 7 डेज, वो तो कमिंग वीक में सारा फाइनल हो जाएगा। तो इसमें इस्तीफा की कौन सी बात आ गई? सेशन में क्यों नहीं जा रहे? तो सेशन में क्यों नहीं जा रहे? आपने ये क्यों ऐलान किया कि हम सेशन में नहीं जाएंगे उस दिन? वो तो बात की बात है, हमारी पार्टी की पॉलिसी है ना, हम किसी की डिक्टेशन तो नहीं लेते, या कि कोई सेशन में ना जाना पार्टी की पॉलिसी है। पार्टी की पॉलिसी, हम अपने लोगों को कैसे, हम जाते हैं नहीं जाते। आज हमारे लोग गए हैं ना सेशन में, जो वोटिंग का टाइम होगा वो भी पार्टी डिसाइड करेगी, या हमें किसी से डिक्टेशन लेनी है कि हम यहाँ भी करें वहां भी जाएं, ये भी ऐसे नहीं है। हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अपोजिशन को करना है, एक हफ्ता है ना, अपोजिशन कोशिश करे, 162 वोट उनके पास है, उनके पास वोट कम है, वो अपने वोट पूरे करे। अभी खुशफहमी में न रहे। 4 वो तो शैला साहिबा कह रही है ना कि जी जो रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा है, देखा जाएगा, ये भी देखेंगे ना, देख के आए ना, 4 साल से क्या देखा है। हर बजट पे कहते हैं बजट पास नहीं होगा, हर बिल पे कहते हैं बिल पास नहीं होता। अभी ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा ना कि ये सेनेट में सारे जो है मरे हुए थे। भाई अभी आप अपनी पीपल्स पार्टी के सेनेटर से पूछें, जब सिंध की कोई बात होती है सारे वॉकआउट कर जाते हैं, ये सेनेट के रिकॉर्ड पे है, कोई मरा नहीं जाता। मुझे तो सैफुल्लाह साहब ये लग रहा था, शैला साहिबा ने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि वो शायद ये भी कहते हैं कि कुछ मालूम नहीं है कि आगे मुस्तकबिल में सैफुल्लाह साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे सेनेटर हों। ऐसी कोई बात ही नहीं भाई, आप पहले तो ये बात देखें कि आपके ताल्लुकात भी पीपल्स पार्टी से सिंध में बहुत अच्छे हैं ना। गीलानी साहब जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, वो आपको पता है ना किसके वोटों पे हुए।
बात है आप लोगों को चीजें वो देखनी नहीं आती ना, आप भी उन चीजों को ये अच्छा देखते हैं शैला कि साहबा, क्या उस इसी दिन वजह से देखते ये जो भी गिलानी साहब की उन्होंने बात की, यानी कि वो सीक्रेट बैलेटिंग की, क्या यही अच्छा, वजह है कि जिसकी मुझे जी। मुझे आपने प्रोग्राम में शायद ऐसे सुनने के लिए बुलाया है कि मेरी बात आप 2 मिनट भी नहीं सुन पा रहे, तो आप न बुलाया करें। एक्चुअली नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूं सैफुल्लाह साहब, नहीं, बात मेरा मुद्दा टाइम करके पीने फिर में आपकी तरफ आऊंगा। आप नून लीग को और आज पीपी जी को हम बुलाया दोनों का करें, टाइम ओबड़ो आपको साहब को बुलाया। दें जी, हम इनकी बातें सुनने नहीं के नहीं, लिए हमें तैयार हैं। बलोच और साहब मुझे खामोशी आपके के लिए साथ। इज्जत, बलोच साहब आपके लिए इज्जत है, हम और आप मेरे ख्याल में 4-5 शो में साथ आए, ऐसा कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं आप नहीं। आप करें, खुलकर आप सैफुल्लाह साहब बात करें, करें, हम जितनी आपसे आप बात कह करना रहे हैं। चाहते हैं खुल कर देखिए, करें। मैं टीवी कंजर चैनल कह के रहे हैं। एंकर से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात ही नहीं की, आप बिला वजह से तकलीफ कर रहे हैं। आप खुलकर सैफुल्लाह साहब बात करें, आपको किसी ने नहीं नहीं रोका नहीं, है। बात ये है कि आप एक सवाल पूछते हैं, उसमें भी आपको जो है ना वो दरअसल मतलब दो वो हैं, शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ज्यादा वक्त उनको जा रहा है। नहीं, खैर है, कोई इशू नहीं, आप जितना टाइम देना चाहें बेशक पूरा वो चैनल बड़ा साहब उनको भाई देखें, हमें हैं, कुछ मैं भी उनसे आपके बात साथ करने शामिल दें। हो जाता हूं सैफुल्लाह साहब, ताकि नहीं, बराबर नहीं, हो ऐसी जाए। कोई बात मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूं सैफुल्लाह साहब, ताकि बराबर हो जाए। किसके साथ, हमारे साथ क्यों आएंगे, पहले आप इनके साथ तो जाएं। नहीं नहीं, इनके साथ क्यों, हमने तो उनके साथ जाना है। मैं उसी दिन आया था आपके प्रोग्राम में, हाफिज साहब के ना, वो अली परवेज मलिक साहब के साथ थे ना, जी जी मेरे बिल्कुल। ख्याल में अली परवेज मलिक इतना एक्साइटेड नहीं थे जितना आपका एंकर था। ये तजुब होता है इन चीजों में, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, आप मीडिया लोगों को खैर इतना नेगेटिवली ना लें, मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया मैं है, negative बड़ा अच्छा रहा लेता है ही मीडिया, नहीं। आपको बड़ा भाई, पसंद मैं- आता रहा है 2018 भाई, तक, और अभी भी हम बैलेंस मैं बात negative करते नहीं हैं, ऐसी लेता। कोई बात मैं नहीं है। मीडिया की इज्जत करता हूँ, मैं नेगेटिव लेता नहीं, आप लोगों के लिए इज्जत है, आप भाइयों के लिए इज्जत है, ऐसी कोई बात नहीं। जी अली गौर बलोच साहब, आपकी तरफ आते हुए, आज मरीम नवाज साहिबा ने यह बात कही, कारकुनान से खिताब करते हुए रेफरेंस दिया कि जब वो जजेस की बहाली के लिए हम निकले तो हम गुजरांवाला पहुंचे और जजेस को बहाल कर दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि इस दफा भी आप निकलेंगे और उसी तरह से शान शौकत के साथ आप निकलेंगे, गुजरांवाला पहुंचेंगे, कॉल आएगी और सब बात बन जाएगी? देखिए अली मुमताज, सूरत-ए-हाल ये है कि अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, कानूनी और अखलाकी तौर पर अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, नतीजा पूरी कौम के सामने आ चुका है। अब तो सिर्फ इनको तस्लीम करवाना है। अब तो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से, शैला रजा साहिबा भी प्रोग्राम में बैठी हैं, ओबड़ो साहब भी हमारे भाई हैं, अपने नजरियात का इख्तलाफ होना ये एक फितरी बात है, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं, लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए, जीती हुई पार्टियां तो ये हरबे इस्तेमाल नहीं करते। कौन से हरबे? पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर हमला करना, बगैर मतलब लेडीज कांस्टेबल लिए दरवाजे तोड़ देना और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, सिंध हाउस के ऊपर अपने जत्थों के जरिए हमले करवाना, और कई जब से तहरीक अदम-ए-एतमाद आई हुई है अभी तक भी गैर आनी तौर पर आगे दिन बढ़ाए हैं स्पीकर साहब ने। इनके पास गुंजाइश नहीं थी, इतने दिन हो गए, ये तो कहते थे कि इनको तो हम ये तो हमें टॉक शो में बैठ के ललकारते रहे हैं। आप अली मुमताज जानते, लाते क्यों नहीं अदम-ए-एतमाद, लाते क्यों नहीं, जब लाए तो आगे लग के भाग खड़े हुए हैं। अब ये वही पार्टी है ना जिसने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर स्टे पे स्टे ऑर्डर लेके कितना लटकाया, बीआरटी पिशावर वाले केस। अच्छा चलिए, प्रोग्राम को भी हमें क्लोज करना है, लेकिन करते करते अली गौहर बलोच साहब एक जवाब इस बात का तो दीजिए कि वो तमाम तकारीर नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करते चले आए हैं, अब गुज़श्ता ये 20-25 रोज से हम कुछ ऐसा सुन ही नहीं रहे हैं, ये आपका यू टर्न है? नहीं, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारा डे वन से यही मौकफ है कि जहां पर हम कुछ गलत देखेंगे, जहां पर कोई इंटरफेरेंस देखेंगे, वहां पर हम बाय नेम उसको और बांगे दोहल उस चीज को क्रिटिसाइज भी करेंगे, मजामत भी करेंगे और मजम्मत भी करेंगे। आपने देखा कि केपीके में बल्दियाती इलेक्शन हुए, वहां पर हुकूमत इनकी है, इनकी पार्टी को शिकस्त फाश हुई अपने सूबाई, आज तक इतनी ज्यादा सीटें कोई भी बरसर इक़्तिदार पार्टी बल्दियात में नहीं हारी, कंटोनमेंट बोर्ड में इन्होंने इलेक्शन हारे। हमने वहां पर कहा कि यहां पर मदाखलत नहीं हुई, जहां पर मदाखलत होगी ये आपने देख लिया, हमने वहां पर बाई नेम लेकर किया। आपने देखा कि जब मरियम नवाज साहबा अपनी पेशी पर आती हैं और उन्होंने एक ऑफिसर का नाम लेकर बाई नेम क्रिटिसाइज करती रही है कि वो फलां बंदा जो है वो सियासत में इंटरफेरेंस कर रहा है, अब वो अपने ओहदे से अलग हुए, अब इंटरफेरेंस बंद हुई है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं है। मैं शैला साहब आपकी तरफ आते हुए क्लोजिंग कमेंट प्लीज। जी शैला साहब क्लोजिंग कमेंट प्लीज। तो मैं सैफ साहब को ये कहना चाहती हूँ
کہ 14वें दिन इजलास नहीं बुलाना होता, 14वां दिन तो आखिरी होता है। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये बजट में यूं नहीं कर सके, फलां में यूं नहीं कर सके, तो आप विद इन 40 डेज बुला लेते। और अगर नेशनल असेंबली में जगह नहीं थी तो किसी भी जगह बुला लेते, बनी गाला में बुला लेते, उसकी लॉन में। तो पहले तो ये जवाज नहीं है कि ओआईसी था, ये था, वो था, आप किसी और जगह बुला सकते थे। दूसरी बात जो ये है, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनाब, जब बजट हो रहा था, जब कुछ हो रहा था, लोग समझ रहे थे कि शायद ये कुछ कर जाए, लेकिन अब सबको अपने हलकों में जाना है। आप जितना भी लेट करें, आपसे लोग टूट रहे हैं। और वो इमरान साहब जो ये समझते हैं कि मैं जो कुछ भी कर लूंगा मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। दो दफा उन पे 50-50 हजार के जुर्माने हो चुके हैं। वो जरा ख्याल करें कि एक मुल्क जो है वो किसी आइन के तहत ही चलता है, और अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो हर दफा पीटीवी हमला केस की तरह नहीं बचेंगे। ठीक, सैफुल्लाह साहब, क्लोजिंग कमेंट जी। देखिए, मैं तो अभी शैला साहब को ये बताऊं ना कि जुर्माना जो पीएम साहब के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज बिलावल साहब को हुआ है, क्योंकि वो भी कल मालाकंड में गए थे ना लाखों लोगों का जलसा करने, तो जुर्माना उनको भी हुआ है। और जहां तक बात है कि एक हफ्ते की बात है, कमिंग वीक में हो जाएगा। इनको कोशिश करनी चाहिए, अपने लोग जो इन्होंने बड़ा दावा किया है ना उसको साबित करने की इनको हिम्मत करनी चाहिए। इनको पहले कुछ नहीं आना, इजलास आ जाएगा ना, आप लोगों का शौक पूरा हो जाएगा, सबका पूरा हो जाएगा, आप देख लेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब आपका, शैला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली गौर बलोच साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।